प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के मांड्या और हुबली धारवाड़ का दौरा करेंगे। लगभग 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हैदराबाद में सीआईएसएफ के 54वें वार्षिक स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। कहा, सीआईएसएफ ने देश की आर्थिक प्रगति में दिया महत्वपूर्ण योगदान। अमित शाह केरल के त्रिशूर में एक रैली को भी करेंगे संबोधित। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। बखमुत पर कब्जे को लेकर रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध। यूक्रेनी सेना ने 24 घंटे के भीतर 500 से अधिक रूसी सैनिकों को मारने का किया दावा। वहीं रूस ने कहा, यूक्रेन को हुआ भारी नुकसान। और अहमदाबाद टेस्ट के चौथे दिन का खेल शुरू। भारत का स्कोर 300 के पार। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के मांड्या और हुबली धारवाड़ को विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। एक तरफ जहां बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे, धारवाड़ में आईआईटी, हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म और फिर से बने होसपेटे स्टेशन का लोकार्पण होंगे, तो वहीं मैसूरू खुशहाल नगर 4 लेन राजमार्ग, धारवाड़ बहुग्राम जलापूर्ति योजना और हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। कर्नाटक के विकास को एक बार फिर से गति मिलेगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मांड्या और हुबली धारवाड़ में रविवार को लगभग 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मांड्या में पीएम मोदी बुनियादी ढांचे की परियोजना के तहत बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। इसके खुलने से लोग 3 घंटे के बजाय 75 मिनट में ही बेंगलुरु से मैसूर आ जा सकेंगे। 118 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 8,480 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हम एक्सप्रेसवे से पास हो रहे हैं तो करीब 15-20 मिनट में यहाँ से पास हो जाते हैं। और इधर रामनगरम सिटी में जाने के लिए भी हाईवे की तरफ से एक छोटा बाईपास दिया गया है, जहाँ से लोग जाने वाले लोग रामनगरम जा सकते हैं और मैसूर जाने वाली ट्रैफिक जो है सीधे इस सड़क से आगे बढ़ सकती है। वहीं पीएम मोदी 92 किलोमीटर लंबी मैसूर खुशहाल नगर 4 लेन राजमार्ग की आधारशिला भी रखेंगे, जिसे 4,130 करोड़ रुपए से बनाया जा रहा है। इसके बन जाने से मैसूर खुशहाल नगर के बीच यात्रा करने में लगने वाला समय आधा हो जाएगा। इट्स अ काइंड ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड तो खाली 52 किलोमीटर का बाईपास किया है हमने और 8 किलोमीटर एलिवेटेड हाईवे किया है। हुबली धारवाड़ के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का लोकार्पण करेंगे। साथ ही इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए होसपेटे हुबली तीनाई घाट खंड के विद्युतीकरण और होसपेटे स्टेशन के उन्नयन का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा उनका ये मानना है कि जो कनेक्टिविटी है या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक की है, कुंजी है भारत को एक इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल सुपर पावर बनाने की। माननीय प्रधानमंत्री जी 2 ट्रेन्स को इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से फ्लैग ऑफ भी करेंगे। एक बम्बई की तरफ जाएगी और दूसरी सिकंदराबाद की तरफ जाएगी। अभी ये ट्रेन डीजल लोको से चलती हैं और अब से कल के आगे फिर ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चलेंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आईआईटी धारवाड़ राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस संस्थान की 2019 में आधारशिला रखी थी। इसे 850 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। हैविंग ए परमानेंट कैंपस जो है उसका अपना ही ये जो है, हम तो एक ऐसे आत्मनिर्भर हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। परमानेंट कैंपस में कुछ फीचर्स है दैट इज इको फ्रेंडली फीचर्स है, लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग है एंड इवन ये जो है कि दैट इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रीयूज थ्रू फाइटो रिमेडिएशन टेक्नोलॉजी है। इसके माध्यम से वी आर ट्राइंग टू that is achieve that is water and energy sustainability। इन परियोजनाओं के शुरू होने से स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हुबली वाले हैं तो अभी तक जो प्लेटफॉर्म का जो रिनोवेशन में देख रहा हूँ, इट इज़ वन ऑफ द ट्रेमेंडस एक्चुअली।
because it's a world lengthiest platform in Hubli. So I am feeling very proud. हमें बहुत खुशी है कि मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे। रेलवे का बहुत इम्प्रूव होगा, इसके वजह से हुबली का इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। डेवलप भी बहुत ही अच्छा हो रहा है। रेलवे ना ओनली रेलवे में एक ही नहीं है, टोटल पूरा इंडिया में क्या होना है वो सभी बहुत ही अच्छा कर रहा है। प्रधानमंत्री हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। स्मार्ट सिटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हुबली के शहर में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है। उसमें स्मार्ट रोड्स होंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होंगे और स्मार्ट मार्केट्स रहेंगे, उद्यान रहेंगे, लेक डेवलपमेंट वर्क्स है, ग्रीन कॉरिडोर के वर्क्स है। ये तो ये जो क्वालिटी ऑफ लिविंग ऑफ हुबली धारवाड़ हुबली सिटी के जो लोग हैं उनको क्वालिटी ऑफ लिविंग के लिए बहुत अच्छा ये योगदान है। प्रधानमंत्री के दौरे से हुबली धारवाड़ इलाके में विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा, तो वहीं स्मार्ट सिटी की अलग अलग योजनाओं के शुरू होने से लोगों का जीवन सुविधाजनक होगा। मांड्या से आयशा खानम और हुबली से नंदिता डागर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आयशा खानम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं सीधे मांड्या से। आयशा, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये सड़कें लिख रही हैं विकास की एक नई गाथा, बेहद कम समय में इतना बड़े प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, और कितना आपको लगता है इस पूरा जो इलाका है उस तरफ का, उसकी पूरी तस्वीर बदलती नजर आएगी इस एक्सप्रेसवे से? जी हाँ, बिल्कुल जया, मैं आपको अपडेट दे दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मैसूर पहुंचे और मैसूर से रवाना हुए हैं मंड्या की ओर, और कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में वो मंड्या पहुंचेंगे हेलीपैड से, और वहां से वो 10 लेन का बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए हजारों की संख्या में मंड्या से लोग सड़कों पर जमा हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे और अमरावती होटल के करीब प्रधानमंत्री इस हाईवे का सांकेतिक रूप से उद्घाटन करेंगे। तो देखिए, जैसा कि ये बैंगलोर मैसूर हाईवे है, लंबे समय से एक मांग थी बैंगलोर मैसूर के बीच एक कनेक्टिविटी, एक हाईवे कनेक्टिविटी की, क्योंकि बैंगलोर मैसूर एक अहम टूरिज्म सर्किट है, और बैंगलोर और मैसूर के बीच का जो रास्ता है हमेशा से 3 घंटे में पूरा होता था, लेकिन अब जब से बैंगलोर और मैसूर में ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया, तो ये वक्त और लग रहा था। तो ऐसे में बैंगलोर और मैसूर के बीच एक ट्रैफिक रहित हाईवे की बहुत जरूरत पड़ी थी। तो जब से ये हाईवे 10 लेन हाईवे शुरू हुआ है, अब बैंगलोर मैसूर के बीच का रास्ता जो है सिर्फ 75 मिनट में तय किया जा सकता है। तो ये बहुत ही अहम पड़ाव बैंगलोर मैसूर के लिए, ये एक प्रगति का हाईवे माना जा रहा है। और इस हाईवे के आसपास स्थित जो इलाके हैं, जो 5 अहम छोटे शहर हैं, बिड़ती, रामनगरम, चन्नपटना, श्रीरंगपटना ये और मंड्या, ये जो 5 जो छोटे शहर हैं, ये आर्थिक रूप से बहुत बहुत अहमियत रखते हैं, और बहुत बड़े मायने में इनका कंट्रीब्यूशन है कर्नाटक की इकोनॉमी के लिए। तो ऐसे में ये हाईवे जो है इन तमाम एक्टिविटीज के लिए गति देता है, विकास के लिए गति देता है, और खासकर रामनगर शहर जो है, जो छोटा शहर है इस हाईवे के पास है, तो ये भी एक टूरिस्ट सर्किट है। देखिए, इसी जगह पर बीजेपी ने वादा किया है लोगों से कि यहाँ पर एक विशाल राम मंदिर बनाया जाएगा, जो यहाँ के एक पहाड़ी है, रामदेवरा बेट्टा पहाड़ी है, यहाँ पर एक विशेष राम मंदिर बनाया जाएगा। ये भी एक टूरिस्ट सर्किट बनेगा। और रामनगरम में ही वो जगह है जहाँ पर शोले की शूटिंग हुई थी, रमेश सिप्पी ने इस जगह को इमॉर्टल बना दिया। तो ये भी एक थीम पार्क बनेगा, शोले की थीम पार्क यहाँ पर बनाने का कर्नाटक सरकार का प्लान है। तो अब ये हाईवे इसीलिए अहमियत रखता है क्योंकि बैंगलोर से रामनगरम पहुंचने में कुछ ही मिनट, फिर रामनगरम से मैसूर पहुंचने में कुछ ही मिनट, और इसके आगे भी ऊटी सर्किट से जो मैसूर से ऊटी जाते हैं, ऊटी बहुत ही अहमियत रखता है टूरिज्म सर्किट में, तो ऊटी जाने का वक्त भी कम लगेगा। तो जाहिर है आप अंदाजा लगा सकते हैं ये 10 लेन का जो हाईवे है बहुत ही एडवांस डिजाइन और अत्याधुनिक तरीके से मॉनिटर किया जाएगा। इसे एडवांस डिजाइन इसका किया गया है ताकि बीच के जो 8 लेन है वो हैवी व्हीकल्स के लिए होंगी और साइड के जो 4 लेन होंगी वो 2 पहिया वाहन और 3 पहिया वाहनों के लिए होगी।
और इस सड़क पर जो स्पीड की जो गति तय की गई है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो आप बैंगलोर से मैसूर तक 75 मिनट में पहुंच सकते हैं। तो ये जो हाईवे है इन तमाम इलाकों, इन तमाम इलाके से जुड़े लोगों के लिए लंबे समय से एक सपना रहा, और इस हाईवे के जरिए किसानों को भी काफी सुविधा मिलेगी। हम ये समझते हैं कि हमेशा हाईवे का मतलब वाहन चालकों के लिए ही ये हाईवे होता है, लेकिन क्योंकि मंडिया एक कृषि प्रधान इलाका है, मंडिया में गन्ना की खेती है, मंडिया को शुगर बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, सक्करे नाडु कहा जाता है, तो मंडिया के किसान अब अपना उत्पाद और अपने गन्ने जब की फसल की खेती होती है उसे जल्दी अपने कारखाने पहुंचाने तक या फिर शहर लॉजिस्टिक सेंटर्स पहुंचाने तक उन्हें अब देरी नहीं लगेगी, क्योंकि जो हाईवे है वो बैंगलोर मैसूर से डायरेक्ट एलिवेटेड रोड से होगा, और नीचे की जो पुरानी सड़कें हैं इसे पूरी तरह से किसान इस्तेमाल करेंगे और उन्हें कोई बाधा नहीं रहेगी। तो बहुत ही खास दिन है इस क्षेत्र के लोगों के लिए और ओल्ड मैसूर इलाके के लिए। देखिए इस हाईवे के बनने के बाद कर्नाटक में काफी भारी पैमाने में राजनीति भी शुरू हो गई, क्योंकि जेडीएस का यह मानना था कि उन्होंने इस क्षेत्र को डेवलप किया है, लेकिन पिछले 40 साल से ओल्ड मैसूर रीजन में इस तरह की कनेक्टिविटी नहीं रही और जो नहीं थी, और छोटे छोटे जो शहर हैं मैसूर, मंडिया, मद्दूर के आसपास, यहाँ अभी तक पक्की सड़कें नहीं बनी है। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने इस हाईवे को बनाकर करीब यहाँ के लोगों के लिए एक सुविधाजनक कनेक्टिविटी दी है, और इन लोगों को करीब 8,000 से 8,000 करोड़, करीब 9,000 करोड़ का जो ये हाईवे है इसकी सौगात इस इलाके के लोगों को दी है। तो हाईवे एक तरफ से देखा जाए तो एक गति और विकास के लिए ये हाईवे माना जाता है, और दूसरी तरफ इस हाईवे के आने से यहाँ के इस क्षेत्र में ओल्ड मैसूर रीजन में लोगों में और खासकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता ये मानते हैं कि करीब 40 साल के बाद एक प्रधानमंत्री मंडिया आ रहे हैं। पहली बार 4 दशक में एक प्रधानमंत्री का जो है मंडिया में आगमन हो रहा है, मंडिया में आ रहे हैं, उनका स्वागत हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ के लोगों में काफी उत्सुकता है और हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत करने के लिए। मंडिया के अलग अलग क्षेत्र से जो कर्नाटक की जनपद नृत्य है, लोक नृत्य है, तमाम कलाकार जो है यहाँ पर हाईवे पर जुटे हुए हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। बिल्कुल आयशा, अगर विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी जिसकी लगातार प्रधानमंत्री बात करते हैं, उसका एक वानगी हम आज फिर देखेंगे किस तरह से ये जो हाईवे है विकास की गाथा लिखेगा। बात हो टूरिज्म की, बात हो किसानों को उनके सही मूल्य मिलने की, किसानों की प्रगति की, तमाम उस पूरे इलाके की किस तरह से तस्वीर बदलेगा, उसकी एक झलक आज हम जरूर देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और खबरों में आगे बढ़े तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना और केरल के दौरे पर हैं। अमित शाह आज सबसे पहले हैदराबाद में सीआईएसएफ के 54वें वार्षिक स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। गृह मंत्री ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कर्तव्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सीआईएसएफ कैडेटों को पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा पदक और जीवन रक्षा पदक से सम्मानित भी किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने सीआईएसएफ की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक प्रगति में सीआईएसएफ का महत्वपूर्ण योगदान है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के सामने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए एयरपोर्ट, बंदरगाह, रेल लाइन और औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। 53 वर्षों का सीआईएसएफ का इतिहास अगर कोई बारीकी से देखे तो निर्विवाद रूप से कह सकता है कि देश के आर्थिक प्रगति में सीआईएसएफ का बहुत अहम योगदान है, क्योंकि कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है, तभी आगे बढ़ सकता है, अपने अर्थतंत्र को दुनिया के सभी अर्थतंत्रों में तेज गति से तभी बढ़ा सकता है जब इसकी औद्योगिक सुरक्षा, इसकी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा, इसकी बंदरगाहों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और वहां एक शांति का और सुरक्षा का माहौल बने।
हैदराबाद के बाद गृह मंत्री अमित शाह केरल का दौरा करेंगे। अमित शाह त्रिशूर में एक रैली को संबोधित करेंगे और श्री वड्डकुनाथन मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। सीआईएसएफ के एक एक कर्मचारी ने, एक एक सिपाही से लेकर डीजीपी तक सबने 53 सालों में सीआईएसएफ की स्थापना की सभी उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए अपनी जान लगाकर, परिश्रम कर देश की अमूल्य सेवा की है। मैं आज इसका बहुत मन से सराहना करता हूं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में 54वें सीआईएसएफ स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा, दिवस समारोह के अवसर पर सीआईएसएफ कैंपस में बैफल रेंज अर्जुना का उद्घाटन किया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा, अधिक सुरक्षा। ऑलराउंडर वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। इस सत्र के दूसरे हिस्से में कुल 17 बैठकें होंगी और सत्र अगले महीने की 6 तारीख तक चलेगा। बजट सत्र एक महीने के लंबे अवकाश के बाद फिर से शुरू हो रहा है। इस दौरान संबंधित संसदीय स्थायी समितियों ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों की जांच की। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के बाद शुरू हुआ था। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चला था और इस दौरान कुल 10 बैठकें आयोजित हुई थीं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के शुरू होने से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस बैठक के लिए राज्यसभा में सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को आमंत्रित किया गया है। कल से संसद के बजट सत्र का दूसरा सत्र शुरू होने जा रहा है। इससे एक दिन पहले बुलाई इस सर्वदलीय बैठक में उपराष्ट्रपति सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से सदन का कामकाज सुचारू ढंग से चलाने में सहयोग करने की अपील कर सकते हैं। गौरतलब है कि बजट सत्र के पहले चरण के दौरान राज्यसभा में विपक्षी दलों के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही लगातार स्थगित होती रही है और सभापति ये नहीं चाहते कि बजट सत्र का दूसरा चरण भी हंगामे की भेंट चढ़ जाए। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बेंगलुरु में प्रेस वार्ता की। राजीव कुमार ने कहा कि भारत ने अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौगोलिक और भाषाई विषयों को लोकतंत्र के कारण ही स्थापित किया है। Tripura, Meghalaya and Nagaland
The Commission completed 400 elections to the Legislative Assembly over a period of 70 years. Not even in one case the results have been disputed. The transition of power has taken place smoothly through the ballot, not by ballot. This is what Election Commission is. And look at the country, if you look at 70 years, how we have stabilized social issues, political issues, geographical issues, linguistic issues. In this country, we are where we are is all because the democracy is established. And it is established because people trust our results. भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न कार्य समूहों की अहम बैठकें लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में असम के गुवाहाटी में Sci-20 यानी G20 सदस्य देशों के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों की पहली बैठक 13 से 15 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी। बैठक में ब्लू इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे 2 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू इन दोनों ही विषयों पर बैठक में संकल्पना पत्र लिखेंगे, जिस पर G20 के सदस्य देश अपने अपने अनुभव साझा करेंगे। ब्लू इकोनॉमी एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें समुद्री और ताज़ा पानी के संरक्षण, उनके सतत उपयोग को बढ़ावा देने, खाद्य और ऊर्जा का उत्पादन करने, आजीविका का समर्थन करने और आर्थिक उन्नति की विभिन्न नीतियां शामिल हैं। वहीं सरकारों, व्यवसायों और नागरिक समाज संगठनों में रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर जागरूकता पैदा करने के लिए भी G20 के सदस्य देशों के बीच विचार विमर्श किया जाएगा। चेन्नई के उपलपू नागमणि को मैंडोलिन में कर्नाटक इंस्ट्रूमेंटल के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी माह के अपने मन की बात कार्यक्रम में उपलपू नागमणि का जिक्र किया था। इसे लेकर मैंडोलिन वादक नागमणि ने पीएम का आभार जताया। In the recent show of Shri Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji's Man Ki Baat program, he referred about me and highlighted about me in his program. So that's a moment that I could cherish forever. So I'm very much thankful to him. So I am a very keen follower of Shri Narendra Modi ji and his good works all. So him being appreciating me and choosing me and highlighting my profession is a big motivation for me, and it's a great honor for me. I am very much obliged to Modi ji. यहाँ रुकूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने? क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करें। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली,
वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। G20 की हर एक खबर देश के अलग अलग शहरों से हर पल DD न्यूज पर। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. के बाद स्वागत है। देश भर में आज रंग पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। रंग पंचमी होली के 5वें दिन चैत्र कृष्ण पंचमी पर मनाई जाती है। इसे कृष्ण पंचमी, श्री पंचमी और देव पंचमी भी कहते हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में रंग पंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने होली खेली। यूक्रेन के बखमुत शहर में रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। लेकिन अगर यहाँ पर इस वक्त हम बात करें क्रिकेट की तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर जिक्र करेंगे। लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत ने अपनी पहली पारी में ताज़ा समाचार मिलने तक 4 विकेट के नुकसान पर 353 रन बना लिए हैं। आज भारत ने अपने तीसरे दिन के स्कोर 3 विकेट पर 289 रन से आगे खेलना शुरू किया। विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने पारी को आगे बढ़ाया और दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी की। लेकिन रविंद्र जडेजा 28 के स्कोर पर टॉड मर्फी के गेंद पर उस्मान ख्वाजा को कैच दे बैठे। भारतीय टीम 4 टेस्ट मैच की सीरीज में फिलहाल 2-1 से आगे है। और बुलेटिन के अंत में आपको छोड़ते जाते हैं सुरीली आवाज की धनी मशहूर गायिका श्रेया घोषाल के सदाबहार नगमों के साथ। उनका आज जन्मदिन है तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप लुत्फ उठाइए श्रेया घोषाल के इस नगमे का। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।